बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों ने सीए की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिफ़ोर स्टार्ट योर जर्नी आपको अपनी मंजिल के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें अपनी मंजिल के बारे में पता होगा तो मंजिल को हासिल करना और मंजिल तक पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी नॉर्दर्न एरियाज़ जाना है और हमें पता कि इस बार वहाँ पे सर्दी भी काफ़ी पड़ने वाली है, और अगर हम घर से प्रॉपर वार्म क्लॉथ्स ना लेकर गए और अगर हम अपनी कन्वेंस में जा रहे हैं, हम अपनी कन्वेंस में प्रॉपर हमने उसका फ्यूल चेक नहीं किया और उसका ऑयल चेक नहीं किया और उसके जो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका हमने ख्याल नहीं रखा, और ड्यूरिंग द सफ़र अगर हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो देखिए वो जो इंजॉयमेंट वाला सफ़र होगा वो सारा सारा ख़राब हो जाएगा। और लेट्स सपोज अगर हम अपनी मंजिल में पहुंच भी गए और वहाँ पर हमारे इतने वार्म क्लॉथ्स नहीं थे या कोई हमारा प्रॉपर अपने आप को कवर करने के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, तो देख हम इंजॉय कर नहीं पाएंगे। हम कहेंगे भाई बाहर सर्दी बड़ी है तो क्या करना, बाहर जाके में बीमार हो जाएंगे, चलो कमरे में रहते हैं। तो जिस मकसद के लिए गए वो मकसद फौत हो गया अगर हमारी प्रॉपर तैयारी नहीं होगी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी। इसलिए जब भी हमने नॉर्दर्न एरियाज में जाना होता है, आउटिंग में जाना होता है, तो हम प्रॉपर हर एक चीज़ को तैयार करके पहले से प्लान्ड होकर चलते हैं। तो भाई इस तरह से आप प्रोफेशनल स्टडी में आ रहे हैं और अब आपने सीए करना है, प्रोफेशनल स्टडी है, आपको पता है प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है, तो इसको भी हासिल करने के लिए आपको पहले प्लान बनाना पड़ेगा। देखें विदाउट प्लान कभी भी चीज़ें हासिल नहीं हुआ करती है। सबसे पहले आइडियाज़ आते हैं, फिर उस आइडियाज़ को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान्स बनाते हैं, फिर प्लान्स पर अमल करते हैं, दैट उसके बाद आफ्टरवर्ड हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आज से ही अपने एक शेड्यूल बना लेना, अपना प्लान बना लेना। कोई लंबे चौड़े प्लान नहीं है, कोई लंबी चौड़ी एफर्ट नहीं है। असली एफर्ट ये है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसका डेली बेसिस पर आपने काम कर लेना। अगर आप रोज के रोज काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मंजिल अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली अपने मकसद तक जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, बाकी इंशाल्लाह ताला मोटिवेशन और बाकी इंशाल्लाह ताला जो ट्यूनिंग होगी स्टूडेंट्स की वो इंशाल्लाह लेक्चर के ड्यूरेशन में चलती रहेगी। तो अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हम जो भी पढ़ रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए, और जो भी बातें टीचर हमारा कर रहा होगा अल्लाह ताला हमें उन बातों को आला दर्जे में और सही मायनों में समझने की और उनको याद रखने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी। तो जो अमल करना है तो भाई वो तो हमने अल्लाह के हकामात पर करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर करना है। ठीक है, तो इन पर तो अमल वाला मैं लफ्ज़ कह नहीं सकता ना। तो ठीक है, आप लोगों ने चीज़ें सीखनी है और आप इन चीज़ों को याद रखना है। अगर आप लोग ये याद रख लेंगे चीज़ें जो मैं डेली बेसिस पढ़ा रहा हूँ, तो यकीन करें आप लोगों के लिए पेपर पास करना हरगिज़ 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 मुश्किल नहीं होगा। और इंशाल्लाह अब थ्रू आउट द सेशन चलेंगे तो इंशाल्लाह आई एश्योर यू कि जो भी मेरा स्टूडेंट होगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो हरगिज़ हरगिज़ फेल नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फेल होने की टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होकर चीज़ों को सीखना है। इंशाल्लाह ताला आप डेफिनेट पास हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास होने में मुझे कोई शक नहीं है, ना आपको शक होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक मॉडल पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में असल में हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है और एग्जाम में हमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो उनमें से पेपर पैटर्न थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो पेपर पैटर्न में हमारा जो क्वांटिटेटिव मेथड का जो पेपर है PRC2 दैट इज QM, ये हमारा शॉर्ट एब्रीविएशन में क्वांटिटेटिव मेथड है, QM का पेपर है PRC2। इस PRC2 में ना हमें 50 MCQs आएंगे। ठीक है जी, और हर एक MCQs जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। 50 MCQs होंगे, नंबर ऑफ MCQs कितने होंगे 50, और हर एक MCQs कितने नंबर का होगा 2 नंबर का होगा। तो 50 नंबर ऑफ MCQs, हर एक MCQs 2 नंबर का, तो 50 × 2 टोटल जो हमें एग्जाम आएगा वो कितना आएगा 100 मार्क्स का आएगा। और इस 100 मार्क्स को पास करने के लिए, 100 मार्क्स वाले पेपर को पास करने के लिए
हमें सिर्फ 50% चाहिए, हमें सिर्फ 50% चाहिए। ये जो 50% होगा ये हमारी पासिंग रेशियो होगी, पासिंग परसेंटेज होगी, ठीक है जी। और इंशाल्लाह अगर आप साथ के साथ करते रहे, साथ के साथ तैयारी करते रहे, रोज के रोज पढ़ते रहे, यानी कि रोज के रोज साथ साथ तैयारी करने का मतलब रोज के रोज पढ़ते रहे, चीजों को सीखते रहे, तो बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह जब एग्जाम आएगा और एग्जाम में बैठे होंगे तो जैसे ही आप 55 या 52, 53 नंबर तक पहुंचेंगे, उम्मीद है कि आप सिस्टम ही ऑफ कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा भाई कॉन्फिडेंट है हम, आज जितना 50 वाला वैसे पास था, तो मैं वैसे भी 3 नंबर 4 नंबर के आगे पेपर कर गया, तो अब हमें सिस्टम ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि अब तो हम पास हो गए, हमें क्या चलना आगे चल के, ठीक है जी। अच्छा फिलहाल ऐसा ना कीजिएगा, हम इंशाल्लाह ताला पूरा 100% पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला, और जो हम तैयारी करेंगे इंशाल्लाह वो 100% से ऊपर 110% के लिए एफर्ट करेंगे। तो हमने एफर्ट अच्छी खासी करनी है, लेकिन आसान एफर्ट होगी, परेशान नहीं होना, बस चीज़ों को साथ साथ तैयार करते रहिएगा। मसला उसके आगे, ये जो 100 मार्क्स का पेपर आएगा ये किस नेचर का होगा, इसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं। इसके नेचर ऑफ क्वेश्चन में नंबर 1 आपको MCQs आएंगे। MCQs में आपको पता है 4 ऑप्शन होगी, उन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट एनी वन, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन होंगी A, B, C, D, 4 ऑप्शन होगी, इनमें से किसी एक को हमें सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस कि ऑप्शन डी सही है, तो हमने ऑप्शन डी को ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। फिर हमारे पास सेकंड नेचर ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में डेफिनेशंस हो सकती है, कोई कैलकुलेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर वो कह दे कि मुझे फाइंड कर दो अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन का इन वैल्यूज की अरिथमेटिक मीन का आंसर क्या है वो सामने वो शो कर देगा इस तरह से, ठीक है। फिर ट्रू एंड फॉल्स आएंगे, आपकी एक स्टेटमेंट दे देगा, ओके क्या बताएं इस स्टेटमेंट का जो आंसर लिखा हुआ है मैंने ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। फिर एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एलिमेंट ये है, सिलेक्ट एनी 2 ऑप्शन, यानी कि वो क्या करेगा 4 ऑप्शन देगा A, B, C, D, वो क्या 4 ऑप्शन है, लेकिन अब की बार एक ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करनी, अब की बार 2 ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। और हर वो क्वेश्चन जिसमें हमें 2 ऑप्शन सिलेक्ट करनी होगी एग्जामिनर लिख देगा, वहां पर क्वेश्चन के आगे लिखेगा ये सिलेक्ट एनी 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बीटा सही है और डेल्टा सही है, तो बीटा को भी सर्कल कर लिया, डेल्टा को भी सर्कल कर लिया, ये आ गया सिलेक्ट एनी 2 ऑप्शन के केस में हमें 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर लास्ट मैच द कॉलम, मैच द कॉलम आ सकता है कि आपको 4 क्वेश्चन दे देगा, वो कहेगा कि बताएं इसका आंसर किस कॉलम से मैच करता है, जिस तरह बचपन में मैच द कॉलम किया करते थे, ठीक है। इन सारों की ट्रू एप्लीकेशन क्या है और क्वेश्चन कैसे नजर आएंगे, इसके लिए ICAP का मॉडल पेपर है, और ICAP का मॉडल पेपर जो होगा तो मैं वीडियो जो है ICAP के मॉडल पेपर की आपसे शेयर कर दूंगा प्रॉपर, उसमें ICAP का क्वेश्चन भी शो करवा दूंगा कि MCQ का क्वेश्चन इस तरह का नजर आएगा, ICAP के रियल क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक इस तरह से नजर आएगा, ट्रू एंड फॉल्स इस तरह से नजर आएगा, और सिलेक्ट एनी 2 इस तरह से क्वेश्चन अवेलेबल होगा, और मैच द कॉलम इस तरह से क्वेश्चन का डिजाइन होगा। तो मैं आपको ICAP के रियल्स क्वेश्चन भी आपसे शेयर कर लूंगा, उसकी वीडियो जो है वो सेपरेटली मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। तो फिलहाल ये हमारा पेपर पैटर्न था QM का जो हमने थ्रू आउट पढ़ना, ठीक है। 100 मार्क्स हमारा पेपर होगा, और इस पूरे QM के पेपर में जो हमारे पे नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे वो हमारे पास 15 चैप्टर्स होंगे। तो टोटल हमारे पास जो चैप्टर्स होंगे जो हमने पढ़ने हैं वो हमने 1 to 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो 1 to 15 चैप्टर्स हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, तो हमारा QM का पेपर जो है वो 100% इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम QM स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, 7 to 15 स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है, और 1 to 6 चैप्टर जो हैं वो मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं। लेकिन ICAP ने अपनी बुक में ऐसी कोई बाइफर्गेशन, कोई डिवीजन नहीं की हुई कि मैथ से रिलेट करते हैं या स्टैट से रिलेट करते हैं, पहले ऐसा हुआ करता था। अब उसने एक किताब बना दी और उसने कहा बस 1 to 15 चैप्टर्स है इसमें से, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने स्टार्ट करना है कहाँ से, अपने चैप्टर नंबर 7 से, जो कि किससे रिलेट करता है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करता है, जो कि स्टैट से रिलेट करता है, ठीक है जी। और चैप्टर 7 का नाम क्या है, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलें जी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, हमें पता है हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, नाम क्या होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमें
हमसे क्या डिमांड कर रहा है, वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कम से कम हमें उसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में पता हो, ताकि बीइंग अ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट, बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, हमें कम से कम अपने सब्जेक्ट के हाउ नो हो कि हमारा सब्जेक्ट किस बारे में बात कर रहा होता है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, फिलहाल ये जो डेफिनेशन है ये एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं पूछता, लेकिन ये डेफिनेशन जो है बहुत से कंसेप्ट्स को याद करवाने में, बहुत से कंसेप्ट को समझाने में इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, सुनिएगा। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है। मैथमेटिक्स बला चीज है, मैथमेटिक्स कमाल चीज, आउटस्टैंडिंग। मैथमेटिक्स की तो जितनी तारीफें की जाए कम है, इसलिए तो कहा जाता है कि जो मैथमेटिक्स है इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। हर एक साइंसेस की, हर एक सब्जेक्ट की जो माँ है, जो मेन रूट है, वो मैथमेटिक्स है। अब कोई भी सब्जेक्ट देख ले, उनकी उसकी कहीं ना कहीं जो रूट्स है वो मैथमेटिक्स से मिलती हैं। हमने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, हमने कैलकुलेशंस करनी होती है, कैलकुलेशंस के बगैर, एक्सपेरिमेंट के बगैर हम कभी भी रिजल्ट तक, नतीजे तक पहुंचते नहीं हैं। तो हमेशा हमें मैथमेटिक्स की, नंबर्स की, वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैथमेटिक्स हर एक सब्जेक्ट का हिस्सा बनता है। तो स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स की एक हैवी किस्म की ब्रांच है। ये करता क्या स्टैटिस्टिक्स, विच डील्स विद, चीजों को डील करता है, किन चीजों में, नंबर 1 कलेक्शन, हम चीजें कलेक्ट करेंगे, चीजें कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को तरतीब लगाएंगे, उसको तरतीब से सेट करेंगे। प्रेजेंटेशन, उसको हम एक बेहतरीन ग्राफ में, एक बेहतरीन चार्ट में, एक बेहतरीन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। चीजों को कलेक्ट कर लिया, चीजों को तरतीब लगा ली, चीजों को डायग्राम में जरिए सेट कर दिया, अब क्या करना है, अब करेंगे उसके बाद एनालिसिस, उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, एंड इंटरप्रिटेशन, और हम एक डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्या करेंगे, एक डिसीजन मेकिंग करेंगे। पर सवाल ये पैदा होता है, मैं किसको कलेक्ट करूं, किसको ऑर्गेनाइज करूं, किसको प्रेजेंट करूं, और डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर करना है, हमने सारा कुछ करना है इस डाटा के ऊपर। हम क्या कलेक्ट करने वाले हैं, डाटा कलेक्ट करने वाले हैं। हमने क्या ऑर्गेनाइज करना है, हमने डाटा ऑर्गेनाइज करना है। हमने क्या प्रेजेंट करना है, हमने डाटा प्रेजेंट करना है। हमने डिसीजन किसके ऊपर देना है, इसी डाटा के ऊपर देना है। वो अब आगे चल के बताऊंगा डाटा क्या चीज होती है। फिलहाल कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन को फर्दर समझते हैं। मिसाल के तौर पर, जब हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं और ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच, अगर हमने मिड में क्रिकेट मैच को ज्वाइन किया हुआ है, तो आफ्टर द ओवर हमें एक समरी नजर आ रही होती है। उस समरी में उन्होंने बताया होता है कि पीछे कितने ओवर गुजर चुके और लास्ट प्लेयर ने कितने रन बनाए और किसने आउट किया, ठीक है जी, और कितने ओवर गुजरने पर किस बैट्समैन ने कितने रन्स बनाए और किस ओवर पे जाके वो आउट हो गया। मतलब एक एक इंफॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं। मुझे बताइए, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन एक एक हमें जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और नॉर्मली जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं या तो एक कॉलम की शक्ल में होते हैं या तो समटाइम एक चार्ट की डायग्राम की शक्ल में होते हैं। इसका मतलब जब उन्होंने ये डायग्राम बनाई होगी, तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने बॉल टू बॉल डाटा कलेक्ट नहीं किया होगा कि किस प्लेयर ने कौन सा ओवर करवाया और उसके जो हर एक ओवर में जो 6 बॉल्स थी उसके पास, उसको हर बॉल में उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ। उन्होंने बॉल टू बॉल डाटा को कलेक्ट किया, फिर उन्होंने उस कलेक्टेड डाटा को ऑर्गेनाइज किया कि इस प्लेयर का ये स्टैटिस्टिक्स है, इसने एक ओवर कराए, इसको इतने रन पड़ गए, ठीक है जी, और इसने इतनी विकेट्स ले ली। ये सेकंड बॉलर है, इसने इतने ओवर्स कराए, इसको इतने स्कोर्स पड़ गए और इसने कोई विकेट नहीं ली, फिल्म मिसाल के तौर पर। तो ऑर्गेनाइज किया हमने, हर डाटा हर एक के अकॉर्डिंग सेट किया, फिर हमने प्रेजेंट किया, उसको ग्राफ की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। फिर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली ड्यूरिंग द मैच, मिलती जा रही थी, हम उसी इंफॉर्मेशन पर गौर व फिक्र करते जा रहे थे, और एट द एंड क्या, हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, हमने वो सारे के सारे डाटा को एनालिसिस किया, गौर व फिक्र किया, और एट द एंड एक डिसीजन पास किया। और डिसीजन क्या है, जब फर्स्ट टीम खेल चुकी होती है और सेकंड टीम खेल रही होती है, तो सेकंड टीम जब खेल रही होती है तब हम साथ साथ प्रेडिक्शन भी कर रहे होते हैं कि इस वक्त जो सेकंड टीम खेल रही है और जिस स्पीड से ये खेल रही है, लगता है इसकी जो प्रेडिक्शन है, जो विनिंग चांसेस हैं वो 70% है। तो ये जो विनिंग चांसेस 70% कहा, मिसाल के तौर पे टीम ए है
जो टीम ए है उसके विनिंग चांसेस 70% है। ये 70% किस बिहाफ पर कहा, ये 70% किस बिहाफ पर कहा, ये प्रेजेंटेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन और कलेक्शन ऑफ डाटा की बेस पर कहा, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी पहली टीम का डाटा कलेक्ट किया हुआ था, अब दूसरी टीम भी खेल रही है, तो हमने जब दोनों को कंपैरिजन किया और एट द एंड डिसीजन मेकिंग किया तो हमें कहा हमें लग रहा है जो टीम ए है उसके जीतने के चांसेस 70% है। ये जो 70% मैंने एक डिसीजन लिया, दिस इज माई डिसीजन मेकिंग, दिस इज माई एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो शुरू में मैं ग्राफ बना रहा था, जो चीजों को कलेक्ट कर रहा था, वो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन था। और जो मैंने एक प्रिडिक्शन की कि 70% चांसेस है कि टीम ए जीत जाएगा या टीम ए जीत जाएगी, तो हमने कही जो 70% हमारी प्रिडिक्शन है ये शो कर रही है ये हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारे ख्याल से ऐसा होगा। कल को बदल जाए कोई मसला नहीं है, हालात बदलेंगे, चीजें बदलेंगी, हम डिसीजन भी बदल देंगे। लेकिन आज हमारा डिसीजन क्या है, टीम ए 70% जीत जाएगी। हुआ क्या, टीम बी को जोश आ गया और टीम ए ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो हमारा क्या होगा, डिसीजन मेकिंग 70% से हो सकता है 50% पर भी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन थी। उसके बाद टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स क्या, स्टैटिस्टिक्स की दो मेन टाइप्स हैं, एक को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और एक को इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है क्या, ये देखिए, चीजों को कलेक्ट करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना और डाटा को, चीजों को प्रेजेंट करना, तीन काम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के तीन काम होते हैं। चीजों को कलेक्ट करना, चीजें कौन, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना और डाटा को प्रेजेंट करना, ये किसका काम होता है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से चीजों को कैलकुलेट करता है, बस डिसीजन मेकिंग करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, डिसीजन मेकिंग करना ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम हरगिज नहीं होता। ठीक है क्या, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ने कैलकुलेशन की, चीजें प्रोवाइड करके इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को दे दी। मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स छोटा भाई है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बड़ा भाई है। तो छोटे भाई ने सारी इनिशियल वर्किंग की, डाटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, तरतीब लगाया, डायग्राम्स बनाए, चार्ट्स बनाए और कहा भाई मेरा काम खत्म हो गया, बस मेरी डोमेन, मेरी रेंज यहां तक थी। ये डाटा का मतलब क्या है, ये डाटा से कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है, डाटा से डिसीजन क्या करना है। तो डिस्क्रिप्टिव कहता है भाई ये मेरे पास की बात नहीं है, तो ये सारा के सारा डाटा देता है इन्फ्रेंशियल को। इन्फ्रेंशियल क्या करता है, इस कलेक्टेड, इस ऑर्गेनाइज्ड और एक प्रेजेंटेड डाटा को एनालिसिस करता है, टेस्ट परफॉर्म करता है, गौर व फिक्र करता है, तजर्बे करता है इसके ऊपर, क्यों, ताकि मैं एक इंटरप्रिटेशन, एक डिसीजन ले सकूं। तो याद रखिएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है, इसका काम डिसीजन मेकिंग का होता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग काम किसका हो गया, इन्फ्रेंशियल का। क्या मुझे बताएं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी डिसीजंस लेगा, यार डिसीजंस नहीं लेगा। ठीक हो गया जी, अच्छा जी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है क्या, हमें पता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की वो टाइप है जो कि डिसीजन मेकिंग लेती है। किस तरह से, वो देखते हैं जरा। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेक्स डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम डिसीजन किसके ऊपर लेंगे, हम डिसीजन हमेशा पॉपुलेशन पर लेंगे। डिसीजन किसके ऊपर लेंगे, पॉपुलेशन पर लेंगे। हमने डिसीजन लेना पॉपुलेशन पर, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंपल। हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, इंफॉर्मेशन हमें सैंपल से मिलेगी और सैंपल से इंफॉर्मेशन लेकर जो हमने डिसीजन देना है वो किस पर देना है, पॉपुलेशन पर देना है। तो तरतीब कुछ ये बनती है, हाँ हम करते हैं टेस्टिंग ऑन सैंपल, हम हमेशा सैंपल को टेस्ट करेंगे। डिसीजन लेने के लिए टेस्ट लाजमी होता है, एक्सपेरिमेंट लाजमी होता है। हम टेस्टिंग करेंगे सैंपल पर और डिसीजन ऑन पॉपुलेशन। डिसीजन किस पर देंगे, पॉपुलेशन पर। याद रखिएगा कभी भी हम पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं करते, कभी भी पॉपुलेशन पर टेस्ट नहीं करते, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत लार्ज होता है। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ हेयर्स हैं, इन्फिनिट पॉपुलेशन, अब मैं सबके ऊपर टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। इस तरह नंबर ऑफ लीव्स
नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री हैं, जितने भी दरख्तों के पत्ते हैं, मैं उनके ऊपर पॉपुलेशन को टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। अब इतनी पूरे मुल्क में, पूरे शहर में इतने पत्ते हैं, भाई कैसे मैं इसको काउंट करूं और कैसे हर एक पत्ते के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करूं? पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर मुझे एक दरख्त के बारे में जानना है और दरख्त के बारे में, उनके पत्तों के बारे में जानना है, तो क्या करूंगा, उसके पूरे दरख्त में देखें, वो जो पूरा दरख्त है वो पॉपुलेशन है, जो पूरे दरख्त के पत्ते हैं वो पॉपुलेशन है। तो मैं सारे पत्तों के ऊपर तो टेस्ट नहीं परफॉर्म करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से कुछ पत्ते निकाल लूंगा और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू कर दूंगा। तो जो मैंने उस दरख्त में से कुछ पत्ते लिए, ये पत्ते असल में किसका हिस्सा है? उसी दरख्त का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, जो सैंपल होता है ये पॉपुलेशन का ही हिस्सा होता है। तो हमने कुछ पत्तों के ऊपर रिसर्च की और हमें रिसर्च से पता चला कि हाँ, हमने एट द एंड डिसीजन मेकिंग क्या की, हमने कहा हाँ, ये जो दरख्त है इसके पत्ते जो हैं ये इस मेडिसिन में इस्तेमाल हो सकते हैं, ये इस बीमारी के लिए बिल्कुल क्यूरेबल है, शिफा यहाँ इससे मिल सकती है। ठीक है जी। तो हम हमेशा टेस्ट परफॉर्म करते हैं सैंपल बेस के ऊपर। मुझे बताएं, अगर मैं पूरे दरख्त के ही पत्ते उतार लूं और उसके ऊपर ही टेस्टिंग शुरू कर दूं, तो जनाब टेस्ट में मैंने क्या, हाँ भाई डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये पत्ते बड़े जबरदस्त है, तो हमने कहा अच्छा आओ मेडिसिन बनाएं, और मेडिसिन बनाने लगे, सारा दरख्त ही खाली कर चुके थे हम, तो हमारा तो पता ही नहीं है फर्दर। तो दैट्स वाई हम पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं करते। और डिसीजन किस पे दिया? पॉपुलेशन पे दिया। मिसाल के तौर पर हमने उस दरख्त में से कोई 500 पत्ते निकाले और 500 के पत्तों के ऊपर रिसर्च की, तो हमें रिसर्च से पता चला कि यार ये जबरदस्त पत्ते हैं। तो हमने उन 500 पत्तों की बेस के ऊपर पूरे दरख्त के ऊपर डिसीजन दे दिया कि इस दरख्त के ऊपर जितने भी पत्ते लगे हुए हैं उन सब की ही यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन 500 पत्तों की लीव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो दैट्स वाई टेस्टिंग हमेशा होती है सैंपल पर, डिसीजन किस पर होता है? पॉपुलेशन पर। एक और एग्जांपल सुने। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर हमसे हमारी बीमारी के बारे में पूछ रहा होता है, तो हमने कहा डॉक्टर ये बीमारी है मिसाल के तौर पर, तो डॉक्टर कहता है यार जो आप बीमारी बता रहे हैं ना ये समझ नहीं आ रही है। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल कि भाई हमें पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा भाई ये पेन चेस्ट का भी हो सकता है, ये सांस की वजह से भी हो सकता है, ये दिल की वजह से भी हो सकता है। अब मुझे क्लियर नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप कह रहे हैं एक टेस्ट परफॉर्म करें, एक टेस्ट लेकर आए, ये टेस्ट करवाएं, ये टेस्ट की रिपोर्ट मुझे बताएगी एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, ताकि उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं ट्रीटमेंट शुरू करूँ ना। तो आप कह रहे हैं हमें मुझे पेन हो रहा हो सकता है गैस्ट्रिक पेन हो, गैस की वजह से पेन हो, तो आप मेडिसिन लें सही हो जाए। कोई हैवी किसी का पेन ना हो सकता है ये वाकई में चेस्ट पेन हो सकता है कि ये सांस की वजह से पेन आ रहा हो या हार्ट की वजह से, दिल की वजह से पेन आ रहा हो। तो हम अन्य नहीं ट्रीटमेंट शुरू कर सकते ना, हम अन्य ट्रीटमेंट शुरू कर दें, मसला एक्चुअल में हो ना, उस मेडिसिन की वजह से मसला स्टार्ट हो जाए फिर एक नया। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है आप टेस्ट करवाएं। तो डॉक्टर ने ना हमें एक टेस्ट लिख के दिया और हम चले गए लैब टेक्नीशियन के पास। तो लैब टेक्नीशियन ने क्या किया, उसने कहा कि सर हमें आपके ब्लड का सैंपल चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आपके ब्लड सैंपल की बेस के ऊपर एक डिसीजन लेना है कि आपको ये पर्टिकुलर बीमारी है या नहीं है। तो चेक करें वर्ड, उसने क्या किया, मुझे ब्लड सैंपल चाहिए। उसने ये नहीं कहा सर मुझे पूरा ब्लड ही चाहिए। क्या ख्याल है? जब उसने हमसे ब्लड सैंपल लिया, मिसाल के तौर पर उसने हमारे बाजू से ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड सैंपल के ऊपर उसने टेस्ट परफॉर्म किया, और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद उसने क्या डिसीजन दिया, क्या वो ये डिसीजन देता कि सर जो आपके बाजू से ब्लड सैंपल लिया था ना सर ये ओके है, इस सैंपल में कोई टेंशन नहीं है, बाकी पूरे ब्लड में क्या चल रहा है इसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो ऐसे कहते हैं? वो कहते हैं नहीं सर ये जो हमने ब्लड सैंपल लिया, हमने इसको टेस्ट किया और आपकी रिपोर्ट ओके आई, आपको कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर वो ब्लड सैंपल ठीक है इसका मतलब मेरी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो भी ठीक है। और अगर वो ये करें कि नहीं हमने सैंपल बेस के ऊपर टेस्टिंग नहीं करनी है, हमने पॉपुलेशन पे करनी है, तो कर लो पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट। अब पॉपुलेशन में टेस्ट कैसे होगा, अब मरीज इधर पड़ा हुआ है, हमने कहा नहीं सैंपल वाले ब्लड के ऊपर हम रिलाई नहीं करेंगे, हम पूरे पॉपुलेशन यानी कि पूरी ब्लड को टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही पूरा ब्लड बॉडी से निकला और बंदा को बोल हो गया पीछे से, तो बताएं पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है नहीं? तो याद रखिएगा हम टेस्टिंग करते हैं हमेशा सैंपल बेस पर डिसीजन किसके ऊपर देते हैं? पॉपुलेशन के ऊपर। मैं कभी पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट नहीं करता, ना मेरे पास इतना वक्त है, ना मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं। ठीक है। पॉपुलेशन डाटा है क्या, बता चुका आपको पहले ही। पॉपुलेशन डाटा कहते हैं ओवरऑल डाटा को। ओवरऑल मेरी पूरी बॉडी में जो ब्लड है ये मेरी पॉपुलेशन है, इसका कुछ हिस्सा जो होगा यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। तो पॉपुलेशन डाटा क्या हुआ, ये ओवरऑल डाटा होता है। ओवरऑल डाटा, ये जो ओवरऑल डाटा होगा ये पॉपुलेशन होगा। सैंपल क्या होगा, पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा, तो कह सकता हूं रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन।
रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा, मेरी पूरी बॉडी का ब्लड मेरी पॉपुलेशन है, और मेरी बॉडी में से जो कुछ ब्लड होगा वो मेरा सैंपल। जैसे कि पूरी क्लास है, ये पूरी क्लास क्या है मेरी, ये मेरी पॉपुलेशन है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरी पूरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये 100 स्टूडेंट्स क्या मेरी पॉपुलेशन है। अगर इन पूरी पॉपुलेशन में से मैं 10 स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, भाई आप कहां से आए, आपके इंटर में मार्क्स कितने हैं, ठीक है जी, तो ये जो मैं इंफॉर्मेशन 10 स्टूडेंट से ले रहा हूंगा, ये मेरी क्या होगी, सैंपल इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, यहां से एक और बात देख लें, ये चैप्टर नंबर 8 में जाके आपको बताऊंगा। जो पॉपुलेशन डाटा होता है, यहां से हम एक कैलकुलेशन करते हैं, तो याद रखिएगा जो पॉपुलेशन की कैलकुलेशन होती है, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, ठीक है जी। और सैंपल की कैलकुलेशन को स्टैटिस्टिक कहते हैं, स्टैटिस्टिक। ये सी पे रुक जाएगा, एस पे ना जाएगा, एस पे जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट नेम बन जाएगा। पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को पैरामीटर कहते हैं, सैंपल की कैलकुलेशन को स्टैटिस्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉपुलेशन स्मॉल है, लार्ज नहीं है, कंट्रोल में है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 100 स्टूडेंट्स है, मैं 100 स्टूडेंट्स के अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाहता हूं, तो ये 100 स्टूडेंट्स का अरिथमेटिक मीन होगा, यानी कि जो 100 स्टूडेंट का एवरेज होगा, उसकी कैलकुलेशन को पैरामीटर कहते हैं। और पॉपुलेशन पैरामीटर के एवरेज को शो करते हैं ग्रीक लेटर से, दैट इज म्यू, MEU, म्यू से। और उसके बाद मैंने 100 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स लिए, मैंने 10 स्टूडेंट्स के ऊपर कैलकुलेशन की, उनका एवरेज फाइंड किया, तो उनके एवरेज को क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। और इस स्टैटिस्टिक यानी कि सैंपल के मीन को किससे शो करते हैं, एक्स बार से शो करते हैं, इंग्लिश लेटर से, ठीक हो गया जी। तो पॉपुलेशन और हमारा ओवरऑल डाटा होता है, सैंपल जो होता है पॉपुलेशन का कुछ स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है जी। दिस इज पॉपुलेशन एंड डाटा। फिर हमने कहा डाटा क्या होता है, हम मेन मकसद पर आ गए, जिसको कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना। डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को प्रेजेंट करना, डाटा को एनालिसिस करना, डाटा के ऊपर एक डिसीजन मेकिंग देना। तो ये डाटा क्या चीज़ है, डाटा ये है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू बाय परफॉर्मिंग सर्वे, बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करके एक इंफॉर्मेशन हासिल की, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए डाटा बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 100 स्टूडेंट्स में मैंने 10 स्टूडेंट्स लिए, ये 10 स्टूडेंट्स क्या है, मेरा सैंपल है। इन 10 स्टूडेंट्स से मैंने इनकी हिस्ट्री पूछी, भाई आपने बताएं इंटर में FSC प्री इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, आप ICOM करके आए, FA करके आए, बताएं क्या करके आए, आपके नंबर्स कितने आए हैं, अब रहते कहाँ हैं। मैंने 3 इंफॉर्मेशन इनसे ली, और आपके नाम क्या है, 4 इंफॉर्मेशन इनसे ली। ये जो मैं इंफॉर्मेशन इनसे कलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज द डाटा। तो डाटा क्या हुआ, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट एक्टिविटी। तो मैंने क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म की, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई ना इन 10 स्टूडेंट की, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए, मेरे पास एक डाटा कलेक्ट हो गया कि मेरे पास 10 स्टूडेंट जो हैं उनके नाम ये हैं, उन्होंने इंटर में ये किया हुआ है और उनकी इतनी परसेंटेज, ठीक है जी। डाटा डेफिनेशन समझ लगी। सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ये मैं डाटा कलेक्ट किस तरह से कर सकता हूँ, कितने जराए से कर सकता हूँ। मेरे पास डाटा को कलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक को प्राइमरी सोर्स कहते हैं और एक को सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। प्राइमरी सोर्स हर वो सोर्स होगा जो मैं खुद डाटा कलेक्ट करने में अपनी एफर्ट लगा रहा हूँ, जो मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपने लिए। और वो जो डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ उनमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हूँगा। मिसाल के तौर पर ऑन कलेक्टेड डाटा, मैंने जो डाटा कलेक्ट किया वो ऑन कलेक्टेड खुद कलेक्ट किया, मैंने किसी और पर रिलाई नहीं करना। अगर मैं किसी और पर रिलाई नहीं कर रहा, मैं सारा डाटा खुद ही कलेक्ट कर रहा हूं, तो ये जो सोर्स होगा कलेक्शन ऑफ डाटा, ये प्राइमरी बन जाएगा। मिसाल के तौर पर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मैंने क्लासेस में पर्सनल ऑब्जर्व किया कि यार कुछ बच्चे ना क्लास में पार्टिसिपेट सही नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू। तो उन्होंने कहा कि सर हमें ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा भैया अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे कोई इंट्यूशन तो नहीं होनी ना कि आपको बात समझ नहीं आ रही, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करेंगे, मैं सोल्यूशन बताऊंगा, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। उनका हाँ ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम जो होगा अगर ऐसा हम फील कर रहे होंगे हम आपसे शेयर करेंगे।
तो मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से क्या किया, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, मेरे फलाने बच्चे को बात सही समझ नहीं आ रही, और कुछ ऐसे मैंने ऑब्जर्वेशन देखे, कुछ ऐसे जबरदस्त फिक्रमंद वाले बच्चे होते हैं, मतलब मैं एक छोटी सी आम सी बात कर रहा था, वो इतनी फिक्रमंदी के साथ सुन रहे होते हैं, बड़ी कीमती बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा भाई ये कोई इतनी भी कीमती बात नहीं थी। उसने कहा सर हम चाहते हैं आप जो भी बातें हमसे कर रहे हों, जो भी कंसेप्ट समझा रहे हों, सर हम उसको आला दर्जे में तैयार करें, ताकि हम एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, ताकि जब हम एग्जाम में और ड्यूरिंग द एग्जाम जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमें जरा बराबर में प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने कहा यार जबरदस्त यार, छा गए आप लोग, तो कमाल कर दिया आप लोगों ने, तो ठीक है जी। तो इतने गौर से बातें तो आज तक किसी ने सुनी नहीं मेरी, जितनी आप सुन रहे फिक्रमंदी के साथ। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, और यहां से आपको पता जो इंफॉर्मेशन मिली वो मैंने खुद कलेक्ट की। क्वेश्चन एयर क्या चीज है? क्वेश्चन एयर एक फीडबैक फॉर्म होता है, एक फीडबैक फॉर्म। मिसाल के तौर पर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आफ्टर द मील व्हेन वी हैव डन आवर मील, वो जो मैनेजर था, सुपरवाइजर था, वो हमारे पास एक फीडबैक फॉर्म ले आया। उसने कहा सर काइंडली ये जो फीडबैक फॉर्म है काइंडली फिल तो कर दे। तो उस फीडबैक फॉर्म में ये लिखा हुआ था कि बताएं आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, आपको हमारा खाना कैसा लगा, टेस्ट कैसा था, इन्वायरमेंट कैसा था, और खाने की क्वालिटी कैसी थी, प्राइस कैसी थी, और आप यहाँ पर जो विजिट करने आते हैं खाने के लिए, आप डेली बेसिस पर आते हैं? हमने कहा दिमाग खराब है, डेली बेसिस पर आते हैं, अब्बे की दुकान थोड़ी है, अब्बे की फैक्ट्री थोड़ी है कि रोज जहाँ सब बाहर खाना खाने आएंगे। तो हमने कहा भाई डेली नहीं आते, हाँ ओकेजनली कभी कभार हम आ जाया करते हैं, ठीक है जी। तो डेली वाला सीन हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये, अब ये जो इंफॉर्मेशन उस सुपरवाइजर ने हमसे ली वो डायरेक्ट हमसे ली है, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन में और हम में कोई गैप नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू, हमने इंटरव्यू किया, हमने कैंडिडेट से पूछा हाँ भाई आपका काम क्या, नाम क्या है, काम करते क्या, मैं डायरेक्ट उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। इंटरव्यू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही होती है इंटरव्यू से। कंज्यूमर सर्वे, मैंने मार्केट में सर्वे किया और कंज्यूमर से पूछा भाई कौन सी चीज़ें खरीदने आई हो, आपको मार्केट में प्राइसेस कैसी हैं, आपको लग तो नहीं रहा कि बहुत महंगाई हो गई है, बताएं राय। तो वो जो एंकर है, वो जो पर्सन है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर सर्वे से, कंज्यूमर से जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो डायरेक्ट उसको कंज्यूमर से मिल रही है, यानी कि किसी सेकंड सोर्स से नहीं मिल रही। इस तरह ड्रग एक्सपेरिमेंट, मिसाल के तौर पर हमने एक वैक्सीन इन्वेंट करनी है, तो वैक्सीन इन्वेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का, मिसाल के तौर पर हमने चूहों पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमने फिर एट द एंड ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो वैक्सीनेशन है ये इंशाल्लाह ह्यूमंस पर भी, इंसानों पर भी काम करेगी। तो ड्रग्स एक्सपेरिमेंट, हमने एक ड्रग्स मेडिसिन, मैंने पैराडोल इन्वेंट करनी थी। मैंने कहा पैराडोल बुखार को तोड़ती है, तो इसको सबसे पहले मैंने एनिमल्स पर, चूहों पर इसको क्या किया, अप्लाई किया, ठीक है। तो वहाँ पर अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो मैं मेडिसिन को मार्केट में ले आऊँगा, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा तो मैं अपनी ड्रग्स को, अपनी ड्रग्स मीन यहाँ पे मेडिसिन है, ड्रग्स मीन वो वाली ड्रग्स नहीं जो आप लोग अपने दिमागों में सोच रहे होगे, ड्रग्स मीन कोकेन वगैरह या दूसरी वाली हाई फाई ड्रग्स, वो वाली नहीं। यहाँ पे ड्रग्स मीन योर मेडिसिन। बाहर के ममालिक में मेडिसिन को एज ए ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है जी, पर अब अवॉइड करें द वर्ड ड्रग, अब मेडिसिन को ही रखें यहाँ पर, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी सोर्स से। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? ये वो सोर्स होता है जो मेरा खुद का अपना सोर्स नहीं है, यानी कि मैं किसी और की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं जब किसी और की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करूँगा तो हो सकता है वो इंफॉर्मेशन में प्लस माइनस हो, गलतियाँ हो। मिसाल के तौर पर सेकेंडरी प्राइमरी सोर्सेज, आपको इस तरह अंदाजा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा यार मेरे पास बच्चे, मैं जानना चाहता हूँ मेरे पास कितने बच्चे जो हैं वो 80% से अबव है, 90% अबव है, मेरे क्लास में कितने लाइक बच्चे हैं, मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ, ताकि इनके ऊपर मेहनत की जाए, इनको और सिखाया जाए, ताकि मेरिट सर्टिफिकेट के लिए तैयार हो जाए, इनका कोई सर्टिफिकेट आ जाए, कल को इनका फ्यूचर अच्छा हो जाए, ताकि ये रिप्रेजेंट कर सकें कि भाई हमने फलाने सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट हासिल किया है और ये अचीवमेंट होगी उनकी होल दिस ये जर्नी, ठीक है जी। और ये हर स्टेज में ये जो सर्टिफिकेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ज़्यादा सपोर्ट क्रिएट करेगी उस कैंडिडेट के लिए। तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ यार मेरे बच्चे के भी सर्टिफिकेट आ जाए ताकि उसकी भी थोड़ी सी ज़िंदगी वो सेट हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक मैंने डॉक्यूमेंट दिया, मैंने कहा हर एक बच्चा अपना नाम लिखे और मैंने एक स्केल बना दी कि हर एक बच्चा अपने आप को वहाँ पर मेंशन करे। अगर उसके मार्क्स 60 to 70 हैं, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 के स्केल के दरमियान में, तो मैंने सारे के सारे बच्चों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की
ये मेरा प्राइमरी सोर्स था, क्योंकि मैंने बच्चों से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर उस गिवन इंफॉर्मेशन में से मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि यार ये जो 20 बच्चे हैं, ये 20 बच्चे आउटस्टैंडिंग, इनके ऊपर मेहनत की जाए तो कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है यहाँ से। तो अब ये इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली। अब ये वाली बात ना एक और टीचर को पता चल गई, ठीक है, मिसाल के तौर पर वो बात पता चल गई आपके इकोनॉमिक्स वाले टीचर को, ठीक है जी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता हूँ इसलिए मैं अपने आप को टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है, किसी और को नहीं करता। तो ये बात पता चल गई आपके इकोनॉमिक्स वाले टीचर को। इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने कहा यार क्यूएम वाला टीचर तो बड़ा चालाक है, उसने तो बड़ी कीमती इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर लिया, बड़ी कीमती इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, और वो तो अभी से ही इस चक्रों में है कि बच्चों के ऊपर तैयारी की जाए और इनका सर्टिफिकेट आ जाए, कि यार उसकी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग है। तो अब ये बात ना इकोनॉमिक्स वाले टीचर को किसी ने बता दी कि क्यों वाले टीचर ने आज हमारी क्लास में सर्वे करवाया और उन्होंने कीमती इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जिस तरह एक स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स वाले टीचर को बताया, इस तरह एक स्टूडेंट ने मुझे भी बता दिया, सर ये जो आपने कीमती इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ये इकोनॉमिक्स वाले टीचर को पता चल गई है, और सर हमें लग रहा है कि आपकी ये कीमती इंफॉर्मेशन ना इकोनॉमिक्स वाले टीचर जरूर आपसे मांगेंगे। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मांगने दें, कोई टेंशन नहीं है, मेरी इंफॉर्मेशन है, कोई मसला नहीं है भाई अपने, हम उनसे शेयर कर लेंगे, ठीक है जी। तो ऐसा ही हुआ। अगले दिन आया इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने कहा कि सर वो सुना है आपने एक कीमती इंफॉर्मेशन सेलेक्ट की है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड है बच्चों का और आपने उनमें से ये एनालिसिस भी किया हुआ है, इनमें से कौन से बच्चे पढ़ने वाले हैं, प्लीज वो मुझे भी इंफॉर्मेशन दे दें ताकि मैं भी उन बच्चों के ऊपर मेहनत करूं। मैंने कहा अच्छा, मेरी मेहनत के ऊपर आप फ्रूट खाएंगे, आप इंजॉय करेंगे। जैसे ही मुझे प्रीवियस डे ये बात पता चली, मैंने क्या किया, मुझे पता था इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने मुझसे मेरा डाटा मांगना है, मुझसे मेरी कीमती इंफॉर्मेशन मांगनी है। मैंने क्या, मैंने वो इंफॉर्मेशन ही बदल दी। वो जो बच्चे थे वो मैंने प्लस माइनस कर दिए, बीच में से नालायक वाले बच्चे भी शामिल कर दिए। मैंने कहा लो कर लो, आप इंफॉर्मेशन यूज कर लो मेरी वाली, ठीक है जी। तो अब जब वो इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने अब मेरी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना चाहा, अब उनको क्या पता, मैं तो इंफॉर्मेशन ही बदल चुका हूं, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है तो ट्रू है ही नहीं है। तो होगा क्या, एट द एंड वो जो इंफॉर्मेशन मुझसे लेके गए वो रिलायबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की थी, ठीक है जी। लेकिन खैर ये एग्जांपल थी, ऐसा रियल लाइफ में कभी भी नहीं होता। हम हमेशा स्पोर्टिव बनेंगे, हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। कभी भी किसी को हमारी ज़ात से अगर कोई ज़रूरत होगी तो हम बढ़ चढ़ के उसकी मदद करेंगे, ठीक है जी। अगर कोई हमारी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहा होगा, हम वाकई में रियल सेंस में उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि आज अगर उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है और वो किसी मुश्किल में और हमारी वजह से वो आसानी में आ सकता है, हम ज़रूर उसको आसानी में क्रिएट करेंगे, हम उसके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेंगे, ताकि कल को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब हम कल को किसी मुसीबत में होंगे, परेशानी में होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारे लिए आसानियाँ फरमाएगा, ठीक है जी। तो इसे बात समझाने के लिए था, ठीक है जी। तो सेकेंडरी सोर्स ये होता है, अगर मैं किसी की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास ट्रू आ रही है या प्लस माइनस होकर आ रही है, दिस इज सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी, डाटा कलेक्टेड प्रीवियसली बाय समवन, ये जो डाटा कलेक्ट किया होगा किसी और ने किया होगा, मैं क्या कर रहा हूँ फिर इस डाटा के साथ, बट वी यूज फॉर ओन पर्पस, बस मैं अपना काम पूरा करने के लिए इस डाटा को यूज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे इंग्लिश के टीचर ने कहा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे लिख कर लाओ। मैं क्या ऐसे, मैं कहाँ से लिखा, मैं कौन सा प्रोफेसर हूँ, मेरे ऊपर कौन से लफ्ज़ों की आमद आती है, मुझे क्या पता अनएम्प्लॉयमेंट में लिखना क्या चीज़ें क्या होती हैं। ऑब्वियस बात है, मैं किताबों का रुख करूँगा, मैं इंटरनेट का रुख करूँगा। तो अगर मैं इंटरनेट से वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला ऐसे देखता हूँ, वहाँ से 2 पैराग्राफ उठाता हूँ, तो ये 2 पैराग्राफ जो नेट से मैंने उठाए, मुझे बताएं कि ये नेट में मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का पैराग्राफ वहाँ पर अपलोड किया था क्या, वो मैंने लिखा था वहाँ पर, नहीं। यानी कि मैं तो किसी और की इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं ना, हो सकता है उसने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अपनी राय के साथ कुछ लिखा होगा, तो ये मेरे लिए सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। मैंने फिर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए टॉपिक कंप्लीट करना था, मैंने किताबों से रुक किया। अब जो किताब थी, जिस किताब से मैंने अनएम्प्लॉयमेंट कैसे लिया, कि वो किताब मैंने लिखी थी, नहीं, वो तो उसके ओरिजिनल ऑथर ने लिखी होनी है। तो मैं किसी और की इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपना मकसद, मेरा मकसद क्या है, मैंने सिर्फ ऐसे लिखना है, उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बुक्स क्या होंगी, सेकेंडरी सोर्स होंगी। न्यूज़पेपर, जो हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो न्यूज़पेपर में जो हम खबरें पढ़ रहे होते हैं, या खबरें में हमने कलेक्ट की होती हैं, नहीं, ये तो एंकर्स ने या न्यूज़ रिपोर्टर ने, उन्होंने डायरेक्ट, उनके लिए वो प्राइमरी सोर्स है। जो न्यूज़ रिपोर्टर लाइव जाकर या कहीं भी जाकर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सर्वे करता है,
डाटा कलेक्ट करता है उसके लिए वो प्राइमरी है। वो जो हम तक पहुंचती हैं वो मसाले लगकर तैयार होकर 22-30 किस्म के मसाले लगते हैं बेहतरीन किस्म के, उसके ऊपर फ्रिज में रखा जाता है। शायद दही भी अगर लगा लें तो क्या कहने, और अगर उसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना लगा लें तो जो इन्फॉर्मेशन का टेस्ट होगा वो कमाल का इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है जी। तो न्यूज़पेपर वाले जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं वह बेहतरीन किस्म की मसाले लगाकर पहुंचाते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद टेलीविज़न में जो भी हम ड्रामास मूवीज़ वगैरह या न्यूज़ वगैरह सुन रहे होते हैं, ये सारी हम डायरेक्ट नहीं सुन रहे होते, ये पहले उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई होती है, उसमें उन्होंने गलतियाँ की होती हैं, गलतियों को सही कर करके एक्यूरेट चीज़ हम तक पहुँचा रहे होते हैं, ये हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स होगा। हाँ, अगर कोई लाइव मैच चल रहा है तो लाइव मैच हमारे लिए भी प्राइमरी होगा, सबके लिए प्राइमरी होगा, क्योंकि लाइव मैच में वो बॉल जो बंदा स्टेडियम में बैठ के देख रहा है वो हम घर बैठ के भी देख रहे हैं, तो लाइव एक एक्सेप्शन होगी। तो नॉर्मली ये प्राइमरी सोर्स होगा और ये हमारा सेकेंडरी सोर्स होगा। ठीक है जी। ये डाटा के सोर्सेज मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा क्या है। नेक्स्ट में हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा है। हमने पढ़ लिया है क्या, हमने कहा इन्फॉर्मेशन जो हम ऑब्टेन करते हैं प्राइमरी सोर्स से भी हासिल कर सकते हैं और सेकेंडरी सोर्स से भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा किन किन तरह का होता है, किस किस तरह का होता है। नॉर्मली डाटा दो तरह का होता है, एक को कहते हैं कांस्टेंट डाटा और एक को कहते हैं वेरिएबल डाटा। कांस्टेंट डाटा वो डाटा होता है जो हालात के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, डाटा विच डजंट चेंज विद अ चेंज इन टाइम, विद अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, जो हालात के मुताबिक वक्त के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर मैस ऑफ अर्थ नहीं चेंज होता, ऐसा नहीं होने वाला कि पॉपुलेशन बढ़ती है और ज़मीन महसूस करो यार मैं तो बहुत मोटी हो रही हूँ तो मेरा वजन थोड़ा सा चेंज, मैस जो है मेरा इंक्रीज हो जाना चाहिए, या कुछ लोग फोत होते जा रहे हैं अब मैं हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ अब मेरा मैस जो तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट स्पीड से ही ट्रैवल करती है, ऐसा नहीं होता कभी भी हमने कभी स्विच ऑफ द ऑन किया हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये देखिएगा अभी लाइट चल रही है, लाइट ऑफ हो गई, अब मैंने जैसे ही लाइट ये ऑन की, लाइट फौरन ब्लिंक ऑफ आई, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट अपनी मुकर्रर रफ्तार से ये ऑन हो गई। लाइट ने मुझे कभी नहीं कहा ओ भाई ठहर जाया करो थोड़ा सांस ले लिया करो, वो पीछे खंबे से मैंने आना होता है और बीच में ट्रैफिक भी बहुत हो रही होती है, और जो वापडा वालों ने जो तारे बिछाई हैं वो इतनी कंप्लेक्स बिछाई हुई हैं कि मुझे तो ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचने में वक्त लग जाता है और थोड़े से स्पीड ब्रेकर भी बीच में आ रहे होते हैं, तो भाई मैं इतनी बार आना इतनी बार जाना मैं तो थक जाती हूँ, तो थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी मैंने लेना होता है। ठीक है जी। तो सम टाइम मैं लेट हो जाऊंगी आने में, पर ऐसा नहीं होता, दैट इज द कांस्टेंट। ठीक है जी। चले आसान से एग्जांपल्स पर चलते हैं। कांस्टेंट डाटा में हमने फिजिक्स में मैट्रिक में हमने सिस्टम इंटरनेशनल्स पढ़े थे, तो सिस्टम इंटरनेशनल मीन एसआई सिस्टम, वो एसआई सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, उन एसआई सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि पूरी दुनिया में जहां मर्जी चल जाएं 1 kg के अगेंस्ट हमेशा 1000 ग्राम ही रहेगा, 1 किलोमीटर के अगेंस्ट हमेशा 1000 मीटर रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, जिस मर्जी मुल्क में चल जाए, ये सिस्टम इंटरनेशनल है, ये पूरी दुनिया के कानून है। दिस इज द कांस्टेंट डाटा, कभी नहीं बदलने वाला। वेरिएबल डाटा, हर वो डाटा जो हालात के अकॉर्डिंग, हर वो डाटा जो वक्त के अकॉर्डिंग बदल जाए, हर वो डाटा जो बदल सकता है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मीन जो कभी सेम नहीं रह सकती, जो बदलेगी। तो वेरिएबल डाटा में वो डाटा हो गया जो हालात के अकॉर्डिंग बदलेगा। मिसाल के तौर पर हालात के साथ साथ हमारा वजन बदलता है, तो कह सकता हूं वेट इज माय वेरिएबल डाटा, और खुद से वेरिएबल डाटा आइडेंटिफाई करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से सर्च करें, लिखें कि वेरिएबल डाटा और कौन कौन से, उसके बाद मेरे लफ्जों को चोरी कीजिएगा। ठीक है जी। वेट वेरिएबल डाटा हो गया। इसके बाद वक्त के साथ साथ हमारी हाइट चेंज होती रहती है, बचपन में हमारी हाइट कम थी, आहिस्ता आहिस्ता हाइट इंक्रीज हो रही होती है, फिर एक पर्टिकुलर स्टेज आती है, उसके बाद हाइट स्टॉप हो जाती है, लेकिन हाइट वेरी करती है। इसके बाद टेम्परेचर वेरी करता है, आज कम टेम्परेचर है, थोड़ी देर बाद ही टेम्परेचर वेरी कर जाएगा। पॉपुलेशन वेरिएबल डाटा, आज पॉपुलेशन कम थी फिर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, आज 10 वर्कर काम कर रहे थे 12 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, वर्कर वेरी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्लास में 50 स्टूडेंट था, 60 हुआ, 70 हुआ, 100 हुआ, 120 स्टूडेंट हो गया। ये क्या सारी वेरिएबल्स डाटा है। ठीक है। तो इसमें हम और भी लिख सकते हैं, हमारी इनकम है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो इनकम है वो बदलती रहती है, इनकम वेरिएबल डाटा है। ठीक है जी। तो ये हमारा वेरिएबल डाटा होगा। क्लियर, आसान सी बात है। फिर वेरिएबल डाटा में
इस वेरिएबल डाटा की दो टाइप्स हैं, इस वेरिएबल डाटा की दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव और एक को कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन जो क्वालिटी सिर्फ शो करेगी, क्वांटिटेटिव मीन हर वो वेरिएबल जो नंबर के साथ होता है उसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर वेट्स इन नंबर होता है, हमारा 60 kg है, 60.1 kg है, हम 70.25 kg है, 70.5 kg है, तो वेट से नंबर होता है। और कौन नंबर कौन सा होता है, प्लीज प्लीज साथ दें मेरा, और कौन कौन नंबर में होता है, हाइट, हाइट हमारी नंबर में होती है, और साथ दें मेरा टेम्परेचर, टेम्परेचर नंबर में होता है, इस तरह और जो इन नंबर्स में होते हैं, हमारी इनकम इन नंबर्स होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर्स में होते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हो गए। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में वो वेरिएबल्स होंगे जो क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं। क्वालिटी मीन प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ये क्वालिटी होती है। हॉट कोल्ड, ये क्वालिटी है, ठीक है जी। ऑनेस्टी क्वालिटी है, ऑनेस्टी कभी नंबर्स नहीं होगी। ये मैं ये नहीं कर सकता मैं 10% ईमानदार हूं, क्या ख्याल है, 90% मैं बेईमान हूं, ठीक है, या तो मैं ईमानदार हूं या तो बेईमान हूं। मैं ये नहीं कह सकता मैं 70% ईमानदार हूं या मैं 10 नंबर ईमानदार हूं और 12 नंबर बेईमान हूं, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो प्योरिटी, ऑनेस्टी, इस तरह ब्यूटी, ये क्या है, क्वालिटी होगी। ब्रेवरी, ये क्या होगी, क्वालिटी होगी। कलर, ये क्या होगी, क्वालिटी होगी। हमें कौन सा कलर पसंद है, क्वालिटी होगी। इन शॉर्ट फॉर्म जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जितने आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सारे सारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो वेरिएबल्स की दो टाइप्स पढ़ ली, क्वांटिटेटिव जो नंबर्स में होते हैं, क्वालिटेटिव जो क्वालिटी में होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर इस क्वांटिटेटिव की दो टाइप्स हैं, इस क्वांटिटेटिव की दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस, दो टाइप्स। हर वो वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, हर वो वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल होगा जो सिर्फ इंटीजर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा। ये हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा, ये हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा, यानी कि ये कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता, नेवर एवर इन डेसिमल फॉर्म। हर वो वेरिएबल जिसकी नेचर में डेसिमल में आना लिखा ही नहीं है, वो कौन सा वेरिएबल होगा, वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, वो डिस्क्रीट डाटा होगा। मिसाल के तौर पर क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट डेसिमल में आ सकते हैं, मैं कह नहीं सकता मेरे क्लास में 10.25 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो भाई 10 समय लगता है, ये 0.25 वाला बच्चा कौन आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे यहां नहीं हुआ करता। फिर नंबर ऑफ वर्कर, मेरे यहां 22.5 वर्कर काम करते हैं, तो 22.5 वर्कर का रुझान रवाज नहीं है, या तो 22 वर्कर होंगे या तो 23 वर्कर होंगे तो 24 वर्कर होंगे। मेरे पास 1.5 मोबाइल फोन है, ओ भाई 1.5 मोबाइल फोन कौन सा, भाई एक चलता है और एक नहीं चलता, तो हम जो नहीं चलता को ना उसको 0 कैटेगरी में लेकर आएंगे, ठीक है जी। तो मोबाइल फोन्स हो गए एग्जाम्पल में, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, मोबाइल फोन हो गए, सारे सारे डिस्क्रीट डाटा। कंटिन्यूस डाटा, हर वो डाटा कंटिन्यूस होगा जिसकी नेचर में इंटीजर भी होगा और सबसे बड़ी बात डेसिमल होगा। हर वो वेरिएबल जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, जो डेसिमल फॉर्म में आ सकता है, थोड़े से भी चांसेस नहीं डेसिमल में आएगा, तो मैं इसको कंटिन्यूस डाटा में ले जाऊंगा। मिसाल के तौर पर वेट 60 kg हो सकता है, इंटीजर भी है, लेकिन वेट थोड़ा खाना ज्यादा खाया तो 60.1 kg हो गया मेरा, 60.2 kg हो गया, 60.345 kg हो गया। यानी कि वेट जो है, ये वाला वेट है, ये मेरा कंटिन्यूस वेरिएबल है। हाइट मेरी 5.12 हाइट है, मेरी 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 ये मेरी हाइट है। तो देखिए हाइट डेसिमल में चल रही होती है,
और कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब क्या, कंटिन्यूस डाटा का मतलब क्या, डाटा हमेशा कंटिन्यूस होगा, इसमें ब्रेक्स नहीं होंगे। इस डिस्क्रीट डाटा में जंप्स होंगे, इसमें जंप्स होंगे। जंप्स क्या, एक के बाद 2 ही आना है, उसके बाद 3 ही आना है, 3 के बाद 4 ही आना है, 3.1 नहीं आ सकता। तो कंटिन्यूस डाटा में कंटिन्यूटी होती है, इसमें जंप्स नहीं होते। हाइट, हम मुसलसल रोज ब रोज हमारी हाइट बढ़ रही होती है, तो हाइट मेरा कंटिन्यूस डाटा। टेम्परेचर डेसिमल में होता है, टेम्परेचर कितना है, आज टेम्परेचर 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, आज टेम्परेचर 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10.2 10.3 ये डेसिमल में टेम्परेचर फॉल कर रहा होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स हो गए, क्लियर। फिर क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डाटा में, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, 2 तरह के डाटा होते हैं। एक को ऑर्डिनल डाटा कहते हैं, एक को नॉमिनल डाटा कहते हैं। ये क्वालिटेटिव की 2 टाइप्स हैं। ऑर्डिनल डाटा क्या होगा, डाटा हैज स्पेसिफिक ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ ऐसा कैटेगरीज है, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी बाय डिफॉल्ट नेचर के अकॉर्डिंगली कोई उनकी ऑर्डर सेट हुआ है या कोई उनका बाय डिफॉल्ट एक स्पेसिफिकेशन अरेंजमेंट है, तो इस तरह के डाटा को ऑर्डिनल डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए बी सी ये ऑर्डर यही रहेगा। कभी हम यही नहीं बच्चे को सिखा सकते भाई हमेशा ABC स्टार्ट होती है CBA से, ऐसे नहीं मैं नहीं कह सकता, ठीक है जी। तो ABC स्टैंड फॉर शुरू में A आना है, उसके बाद B आना है, उसके बाद C, ये स्पेसिफिक ऑर्डर है। तो ABC कौन सा डाटा हुआ, ऑर्डिनल डाटा हुआ। 1 2 3 में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि भाई आज के बाद नई काउंटिंग आई है जिसमें 10 पहले फिर 9, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। वो डिसेंडिंग ऑर्डर तो हो सकता है पर वो काउंटिंग नहीं हो सकती। The counting always start from the 0, अगर 0 भी लेकर आना तो 0 1 2 3, this is the by default specific order। इस तरह किड, शुरू में हम बचपन में बच्चे थे, फिर हम जवान होंगे, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, और उसके बाद मैंने एक ऑर्डर बनाया था, उसके बाद हम 4th हो जाएंगे। तो जैसे मैंने 4th वाला ऑर्डर बनाया, फिर मैंने कहा नहीं ये ऑर्डर गलत हो गया, ये तो यहां तक ऑर्डर सही है। शुरू में बच्चे होंगे, हम शुरू में बच्चे किड होंगे, फिर हम जवान हो जाएंगे, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, ये स्पेसिफिक ऑर्डर है। चौथा ऑर्डर नहीं है सही। ये जो चौथा ऑर्डर अगर मैं साथ मिला लूं, मरने वाला ऑर्डर, ठीक है। आप कहेंगे सर शुरू पहले वाले लेक्चर में मरने वाली बातें कर रहे हैं, तो भाई जो रियलिटी वो रियलिटी है, हमें उसकी भी तैयारी करनी है, मरने की भी, ठीक है जी। इसलिए नेक अमाल साथ साथ दुनिया में हम करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में भेजा एक मकसद के तहत। वह मकसद क्या है, हमने अल्लाह को राजी करके इस दुनिया से जाना है। बाकी जो रिस्क की जिम्मेदारी है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वैसे रिस्क हमसे वादे किए हुए हैं, ठीक है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दुनिया में कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रिस्क की जिम्मेदारी हमने ना ली हो। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और हम ही बेहतरीन रिस्क देने वाले हैं। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, कि तुम्हारा रिस्क तो आसमानों में है। तो दुनिया में जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, जितने मर्जी ओवर टाइम लगा लें, तो हम अपना रिस्क बढ़ा नहीं सकते। तो जब तक मैं अपने नसीब का आखिरी लुकमा नहीं खा लेता, तो भाई मैं मर नहीं सकता। हाँ, मौत इतनी खतरनाक चीज़ नहीं, इतनी खतरनाक चीज़ रिस्क है। जब तक आखिरी लुकमा मेरे नसीब में लिखा हुआ है, मैं कभी मर नहीं सकता। और जब आखिरी लुकमा मैंने खा लिया, अब जितनी दुनिया भर के डॉक्टर आ जाएं, स्पेशलिस्ट आ जाएं, अब मैं दुनिया में बच नहीं सकता, जिंदा रह नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा यकीन है कि रिस्क अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमने रिस्क को हासिल करना है हलाल तरीके से। तो भाई मरने वाला ऑर्डर क्यों नहीं है? भाई हम बच्चे थे, बच्चे भी मर जाते हैं, जवान भी मर जाते हैं। जरूरी नहीं कि हमने बूढ़े होने के बाद ही मरना है। तो भाई बच्चे भी मर जाते हैं शुरू में, जवानी में भी इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो ऑर्डिनल ऑर्डर है, ये ऑर्डर किड यंग ओल्ड, दिस इज ऑर्डिनल ऑर्डर। ये हमेशा स्पेसिफिक है, कभी चेंज नहीं हो सकता। नॉमिनल, इसमें कोई खास नेचुरल ऑर्डर नहीं होता, ये रैंडमली होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किड यंग ओल्ड और साथ डेथ लिख दूं, डेथ आ गई, जैसे ही डेथ का वर्ड आया, अब ये जो चारों हैं ये अब मेरे पास ऑर्डिनल नहीं रहे, नॉमिनल आ गया। क्योंकि जो डेथ का एलिमेंट है वो किड के साथ भी आ सकता है, डेथ यंग के साथ भी आ सकती है, डेथ ओल्ड के साथ भी आ सकती है। तो अब ये स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं रहा, ये रैंडम ऑर्डर बन गया, तो ये नॉमिनल बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मेल फीमेल, अब ये रैंडम ऑर्डर है। एक घर में बच्चा पैदा हो गया, बेटा पैदा हो गया, अगली बार बेटी पैदा हो गई, अगली बार फिर बेटा पैदा हो गया, अगली बार दोबारा बेटा पैदा हो गया, ठीक है जी।
या अगली बार दोबारा बेटी पैदा होगी, तो भाई मेल होगा या फीमेल होगा, ये रैंडम ऑर्डर, ये स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। फिर गुड बैड, खाना हमेशा ही अच्छा बनेगा, जरूरी नहीं है, आज अच्छा बन गया, कल अच्छा बन गया, परसों फिर अच्छा बन गया, तरसों फिर अच्छा बन गया, ठीक है, उसके बाद बुरा बन गया, ठीक है जी। तो गुड बैड में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, पास फेल में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं पास हूंगा, कभी फेल नहीं होगा, हो सकता है मैं पास हो जाऊं, फिर पास हो जाऊं, फिर फेल हो जाऊं, फिर फेल हो जाऊं, फिर पास हो जाऊं, तो इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। तो कंक्लूड कर रहा हूं, ऑर्डिनल विद स्पेसिफिक ऑर्डर, नॉमिनल नो स्पेसिफिक ऑर्डर। लास्ट में हमारे आज के लेक्चर में कुछ अदर्स डाटा हैं। अदर्स डाटा में एक स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। स्ट्रक्चर्ड डाटा वो देखें, अब इसमें जरा कंफ्यूजन आएगी, इस ऑर्डिनल में और इस स्ट्रक्चर्ड में ना कंफ्यूजन आने वाली है। ऑर्डिनल में नेचुरल ऑर्डर था, स्ट्रक्चर में नेचुरल ऑर्डर नहीं होता, मैं ऑर्डर खुद लगाता हूं, मैं खुद तरतीब सेट करता हूं क्योंकि मेरी जरूरत है। मिसाल के तौर पर मैंने नाम लिखना है, तो नाम में SAAD लिखूंगा तो साद बनेगा। अगर S की पोजीशन हटा दूं, ये साद नहीं बन सकता। D पहले ले आऊं, साद नहीं बनेगा। साद तब भी बनेगा जब SAAD रहेगा। ये जो लफ्जों का, ये जो लेटर्स का मैंने अरेंजमेंट की, लेटर्स का जो स्ट्रक्चर बनाया, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर डाटा। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी ईमेल आईडी लिखी, ईमेल आईडी में वही लफ्ज ही मैं लिखूंगा तो मेरी ईमेल आईडी ओपन होगी। मेरा फोन नंबर है, मेरा फोन नंबर जिस नंबर की सीक्वेंस में है, जिस नंबर के स्ट्रक्चर में है, वो नंबर डायल होगा तो ही मुझे कॉल आएगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, ये हमने खुद ऑर्गेनाइज किया होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये रैंडम चल रहा होता है, मुंह चुक के चल रहा होता है, विदाउट एनी ऑर्गेनाइज फॉर्म। इसकी कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर वेदर स्टैटिस्टिक्स, वेदर स्टैटिस्टिक्स कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म नहीं होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि पहले गर्मी होगी, फिर सर्दी होगी, फिर खजा आएगी, फिर बाहर आएगी, और फिर बारिश आएगी, फिर सूरज आएगा, उसके बाद फिर हवाएं चलेंगी। ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। सूरज था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यकदम बादल है, बारिश स्टार्ट हो गई। हो सकता है बारिश की ड्यूरेशन के अंदर ही क्लाउड छटे, सूरज दोबारा आ गया। तो वेदर स्टैटिस्टिक्स ये रैंडमली चलता है। इसी तरह जो हम वीडियोस बनाते हैं, इस वीडियोस बनाने का कोई सीक्वेंस नहीं होता। हम मुंह चुक के जहां मर्जी कैमरा घुमा दें, वीडियो बनती चली जाएगी, कोई खास सीक्वेंस नहीं होता। हमारे बातें करने का सीक्वेंस नहीं होता, मैंने क्या बात करनी है उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। मैं रैंडम बेसिस पर जो मेरे ज़हन में आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूं। मेरी थॉट्स अनस्ट्रक्चर्ड हैं, मेरे लफ्ज अनस्ट्रक्चर्ड है, हाँ, पर इनमें जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं, ये सिर्फ एक वर्ड, वो स्पेसिफिक, वो स्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहा मैंने अपनी बातों में वर्ड साद यूज किया, तो साद क्या है, वर्ड साद स्ट्रक्चर्ड है, पर मैं बातें कर रहा हूं अनस्ट्रक्चर्ड है, मैं सोच रहा हूं अनस्ट्रक्चर्ड है, मैं वीडियो बना रहा हूं अनस्ट्रक्चर्ड है। तो दिस इज द अनस्ट्रक्चर्ड, जिसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। खुदारा इन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे और आप ये समझेंगे कि विदाउट रिवीजन हमें चीज़ें आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में मुलाकात होगी, जहाँ पर हम टाइम सीरीज़ और क्रॉस सेक्शनल डाटा से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।